दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोनिका और बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में आगे। शालिनी जी के कमरे में पहुंचने के बाद सुधीर जी उन्हें देखकर बोले, बहुत थकान हो गई है तुम्हें, तुम्हारे चेहरे से झलक रहा है। कहाँ थी तुम अब तक? कृष्णा से तुम्हारे बारे में पूछा था तो कृष्णा बोली कि तुम कमरे में चली गई, पर तुम यहाँ नहीं थी। शालिनी जी ने उनसे कहा, हाँ, कृष्णा से बोला था मैं कमरे में जा रही हूँ, मगर मैं दीदी के पास गई थी, उन्हें मयंक की शादी की बधाई देने। बहुत नाराज थी दीदी, अभी बड़ी मुश्किल से दवाई देकर आई हूं उन्हें। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरी जीवन संगिनी बनी। आज बरसों की तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। शालिनी, तुमने किसी के अधूरे ख्वाब को पूरा किया है। मैं सच में तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं जो तुमने मयंक के लिए किया है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो शायद नहीं कर पाता। शालिनी जी उनके पास बैठते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर मैंने मयंक को प्यार दिया है तो बदले में उसने भी मुझे उतना ही प्यार दिया है। हाँ, नादानियों में थोड़ी गलतियां हुई हैं, मगर बच्चों की गलतियां माफ करना माँ बाप का फर्ज होता है। और शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये सब मेरा फर्ज था। आपके सहयोग के बिना मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती। आखिर इतने रिश्तेदारों के बीच आप ही तो मेरी ढाल बनकर हमेशा खड़े रहते हैं। अब जब भी वो समय याद करती हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। छोटा सा मयंक जब मेरी गोदी में आया था, सब लोगों ने कितना विरोध किया था। यहाँ तक कि बाबा साहब भी हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें भी तो आप ही ने बनाया था। फिर तो हमारे रिश्ते का श्रेय भी आपको जाता है। उस समय परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, मगर उस विकट परिस्थितियों में भी तुमने मुझे और मेरे परिवार को सहारा दिया था। तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। बहुत हो गया आपका अभी। आपने एक बार और मेरा शुक्रिया अदा किया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। फिर मनाते रहिएगा मुझे। ये बोलकर वो वहां से उठने लगी, पर सुधीर जी ने उनका हाथ पकड़ा और हंसते हुए बोले, नहीं, नाराज मत होना मुझसे, अब नहीं करेंगे तुम्हारा शुक्रिया। अब तो ठीक है। फिर सुधीर जी और शालिनी जी दोनों एक साथ हंसने लगे। मयंक अपने कमरे में गया तो इंतजार करती लावण्या के पास जाकर उससे देरी से आने के लिए माफी मांगी और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगा। लावण्या भी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगी। मयंक एक टक लावण्या को देखने लगता है। मयंक को अपनी ओर इस तरह से देखते हुए देखकर लावण्या को शर्म आ जाती है। वो उसकी आंखों पर हाथ रखकर अपनी नजरें नीची कर लेती है। मयंक अपनी आंखों पर से उसका हाथ हटाकर उसे पकड़कर खिड़की के पास ले जाता है और चांद की ओर इशारा करके कहता है, चांद से तुम्हारा गहरा नाता है ना? इसकी रोशनी में खड़े रहना तुम्हें बहुत पसंद है ना? लावण्या ने अपनी गर्दन हिलाकर इशारों में हाँ बोला। चांद का जिक्र आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये देखकर मयंक ने उससे कहा, क्या खास है तुम्हारे इस चांद में जो ये तुम्हें इतना पसंद है? मयंक की बात सुनकर चांद को निहारते हुए लावण्या बोली, आप इसकी खासियत पूछ रहे हैं? एक खासियत हो तो बताऊं। चांद अंधेरी रात में हर किसी का साथी है। कभी अंधेरे में रोशनी बनकर राहगीर को राह दिखाता है, तो किसी को अपने भावी साजन की याद दिलाता है। किसी की विरह अग्नि को शांत करता है, तो कभी हमारे जैसे प्रेमियों के मिलन का साक्षी बनता है। जब ये चांद की रोशनी अपने शबाब पर होती है, तो इसकी रोशनी सबके मन को ठंडक पहुंचाती है। कोई कवि इसकी रोशनी में कलम के जरिए अपनी विरह या प्रेम को दर्शाता है। और बताइए, क्या जानना है आपको चांद के बारे में? मेरे दिल के करीब है ये चांद, और आज से मेरा ये चांद आप हैं। ये कहकर लावण्या शर्मा जाती है। मयंक मुस्कुराते हुए बोला, शायद तुम्हारी इसी चांद की दीवानगी के कारण हमारा मिलन हुआ है। आखिर मयंक का मतलब भी तो चांद होता है ना? ये सुनकर लावण्या भी मुस्कुराते हुए बोली, आपने जो भी बोला है, मेरी माँ सा भी मुझसे यही कहती है कि मेरी चांद के प्रति दीवानगी देखकर ही भगवान ने आपको मेरे लिए चुना है। तुम्हारे चांद का तो नहीं पता, मगर मेरा चांद आज बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस चांद की चमक को देखकर वो चांद भी शर्मा जाए। कहकर मयंक खिड़की का पर्दा लगा देता है और लावण्या को अपनी बाहों में लेकर किस करता है। मयंक के किस करने से लावण्या शर्मा कर उससे दूर हट जाती है। अपने से दूर हटकर शर्माती लावण्या के करीब जाकर मयंक ने उसके कानों में कहा, अब आज आप हमसे और कितना शर्माएंगी?
आज की रात तो आपको हमारा होना ही है। और फिर मयंक लावण्या को अपनी बाहों में उठाकर पलंग पर बिठाता है। पलंग पर बिठाकर मयंक उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसके हाथों में ब्रेसलेट पहनाकर उसके हाथों में किस करके लावण्या से कहता है, ये हमारी ओर से आपके लिए छोटा सा तोहफा, शायद आपको पसंद आए। मयंक ने लावण्या को चुप देकर फिर लावण्या से बोला, लाइए हमारी शादी का तोहफा दीजिए। लावण्या ने उससे कहा, बताइए आपको क्या चाहिए। मयंक लावण्या की आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे रिश्ते में विश्वास हमेशा बनाए रखना। कभी मुझे गलत समझने से पहले मेरी गलती मुझे बता देना। मेरे जीवन का एक ऐसा सच है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, मगर दादासा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सही समय होगा तो वो खुद तुम्हें सच्चाई बताएंगे। उस सच्चाई को जानने के बाद भी वादा करो, तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगी जितना अभी करती हो। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जन्म से आपके साथ नहीं होते, एक उम्र के बाद आपसे जुड़ते हैं। और तुम मेरा वही खास रिश्ता हो जो मेरे जन्म के साथ तो नहीं, मगर मेरे अंतिम समय तक मेरे साथ रहेगा। लावण्या उसके मुंह पर हाथ रखकर बोली, अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत है और आप अंतिम समय की बात कर रहे हैं। आइंदा आपने ऐसी बात की तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। मयंक, मैंने आपसे प्यार किया है। आपके जीवन की कोई भी सच्चाई मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती। मयंक हंसते हुए बोला, तुम तो इतनी सी बात पर सीरियस हो गई। अभी तो तुम्हें मुझे 7 जन्मों तक झेलना है। मयंक उसे अपनी बाहों में लेकर उसके चेहरे पर किस करता है। लावण्या पूरी तरह से खुद को मयंक की बाहों में समर्पित कर देती है और दोनों दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। अगली सुबह जब अलार्म से लावण्या की नींद खुली तो कल रात की खुमारी अभी भी उसकी आंखों में थी। मयंक को अपने पास लेटा देखकर वो उसके बालों से खेलने लगी और फिर उसके गालों पर किस कर दिया। मयंक मुस्कुराते हुए आंख खोलकर बोला, मुझे आपका ये गुड मॉर्निंग बोलने का तरीका पसंद आया। और इतना कहकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। लावण्या उससे अपने आप को छुड़ाने लगी। मुझे तो लगा आप सो रहे हैं, मगर आप तो जाग रहे हैं। इतने प्यार से कोई आपके करीब आए और आप सोते रहे, ये तो गलत है। ये कहकर उसने फिर लावण्या के हाथ को पकड़ लिया। लावण्या उससे हाथ छुड़ाकर बोली, मुझे नहाने जाना है, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे। अभी तो हम एक स्वीट डिश खाना चाहेंगे। ये बोलकर मयंक ने उसके होठों पर किस कर दिया। उसकी इस हरकत से शर्माते हुए लावण्या बोली, बड़े शैतान हो आप। उसे शर्माते देखकर मयंक बोला, अभी तुमने हमारी सारी शैतानियां देखी कहाँ है। आओ तुम्हें अपनी शैतानी दिखाते हैं। कल रात हमने आपकी सारी शैतानियां देख ली हैं, अभी और कोई शैतानी नहीं देखनी हमें। ये कहकर लावण्या बाथरूम में चली गई। मयंक ने उसे फिर छेड़ते हुए कहा, अगर इजाजत दो तो हम दोनों साथ नहा लेते हैं, टाइम बच जाएगा। हमें टाइम नहीं बचाना है, हम तो अकेले ही भले। ये बोलकर लावण्या ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। मयंक हंसते हुए पलंग पर आकर दोबारा लेट गया और पलंग पर बिखरे फूलों को सहलाकर रात के बीते हुए पलों को याद करने लगा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में इतना ही। कहानी में आगे क्या होगा ये बताने के लिए जल्द हाजिर होते हूँ। दोस्तों मैं हूँ आज मोनिका और अब बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में आगे। लावण्या तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकली। रेड कलर की साड़ी पहनकर हल्का मेकअप की हुई लावण्या बड़ी प्यारी लग रही थी। हाथों में भरा हुआ चूड़ा, मेहंदी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। जैसे ही वो नीचे हॉल में पहुंची, मालिनी जी उसे हाथ पकड़कर ब्रेकफास्ट की टेबल पर ले गई। तब तक सभी लोग ब्रेकफास्ट की टेबल पर आ गए थे। मालिनी जी लावण्या से बोली, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, इसलिए भाभी सा ने खास तुम्हारी पसंद का ब्रेकफास्ट तैयार किया है। ब्रेकफास्ट में लावण्या की पसंद की उड़द दाल की कचौरियां बनी थी और साथ में उसकी पसंद की रबड़ी घेवर थे। ब्रेकफास्ट देखकर लावण्या की आंखों में चमक आ गई। वो शालिनी जी से बोली, माँ साहब आप तो कह रही थी कि आज मुझे अपनी पहली रसोई का शगुन करना है और आपने तो सारा ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया। शालिनी जी हंसते हुए बोली, अब तो तुम्हें ये किचन और घर संभालना है। अभी तुम थोड़ा सभी को समझ जाओ, फिर सबके लिए सबकी पसंद का तुम ही बनाना। आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, इसलिए तुम्हारी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है। और अभी तो ब्रेकफास्ट बना है, अभी सबको सर्व करना बाकी है। और गैस पर खीर चढ़ी है, उसमें
शक्कर मिलाकर भगवान को भोग लगाना है। जल्दी से अपने हाथों से खीर में शक्कर मिलाकर भगवान को भोग लगाओ और सब लोगों को नाश्ता कराओ। सब वेट कर रहे हैं। शालिनी जी कृष्णा को आवाज देकर बोली, जाओ लावण्या को किचन दिखाओ, इसे जो चीज चाहिए उसे देकर उसकी मदद करो। कृष्णा लावण्या को लेकर किचन में गई, तब तक मयंक भी नीचे आ गया। उसे बिना बुलाए ब्रेकफास्ट टेबल पर देखकर मोहिनी धीरे से उसके पास आकर बोली, क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी ब्रेकफास्ट करने आ गए, रात को नींद नहीं आई क्या? मयंक उसकी चोटी खींचकर बोला, अभी बताता हूँ तुझे नींद आई या नहीं। इस पर मोहिनी जोर से चिल्लाते हुए बोली, माँ साहब देखिए भाई साहब क्या कर रहे हैं, इन्हें समझा लीजिए वरना मन से गुस्सा हो जाएंगे। शालिनी जी बोली, क्या मयंक तुम भी उसे छेड़ते रहते हो, अब तो बड़े हो जाओ, शादी हो चुकी है तुम्हारी, लावण्या सुनेगी तो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में। शालिनी जी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। मोहिनी मुंह बनाकर मयंक को चिढ़ाने लगी। मयंक भी मुंह बनाकर उसे चिढ़ाता है। लावण्या को टेबल पर ना देखकर मयंक ब्रेकफास्ट टेबल से उठकर किचन में जाता है और लावण्या के पास जाकर कहता है, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बोलो, मैं खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। उसकी बात सुनकर कृष्णा को भी हंसी आ गई। उसे हंसता हुआ देखकर मयंक उससे बोला, क्या खड़ी होकर हंस रही हो, जाओ तुम्हें मासा बाहर बुला रही है। कृष्णा बाहर चली गई तो मयंक लावण्या को पीछे से पकड़कर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर खीर को करछी से चलाने लगा। मयंक को अपने इतने करीब देखकर शर्माते हुए लावण्या बोली, आप क्या कर रहे हैं, कोई आ गया तो हमारे बारे में क्या सोचेगा। मयंक बोला, जिसे जो सोचना है सोचने दो, मैं तो यहाँ अपनी पत्नी की मदद कर रहा हूँ, देखना मेरी मदद से खीर कितनी टेस्टी बन जाएगी। तभी वहां शालिनी जी आकर उन दोनों को इस तरह से खड़ा देखकर बोली, बेटा अगर खीर बन जाए तो लेकर बाहर आ जाना, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कहकर हंसती हुई शालिनी जी वहां से चली गई। लावण्या गुस्से में मयंक से बोली, आप भी ना, अब मासा हमारे बारे में क्या सोचेंगी, चलिए हटिए, जाइए यहाँ से, हम सभी के लिए खीर लेकर बाहर आ रहे हैं। मयंक जैसे ही किचन से बाहर निकला, मालिनी जी बोली, बेटा सीख आया बहू से खीर बनाना। उसकी बात सुनकर कृष्णा बोली, नहीं बुआ साहब, भैया खीर बनाना सीखने नहीं सिखाने गए थे। उसकी बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा दिए। मयंक कृष्णा की ओर गुस्से में देखता हुआ शालिनी जी से बोला, क्या माँ आपने सबको बता दिया। तभी वहां लावण्या ट्रे में सभी के लिए खीर रख कर ले आई। शालिनी जी ने खीर लेकर भगवान के सामने रख दी। भगवान को भोग लगाने के बाद शालिनी जी लावण्या से बोली, बेटा जैसे इस खीर में शक्कर घुली है वैसे ही तुम हमारे घर में सभी के साथ घुल मिल जाना। अब हमारा परिवार इस खीर की तरह है और तुम उसमें मिठास की तरह। बिना मिठास के खीर किसी को पसंद नहीं आती। तुम अब हमारे घर का अभिन्न अंग बन चुकी हो। हमेशा इस घर की मर्यादा और इज्जत की रक्षा करना तुम्हारा भी कर्तव्य है। आशा है तुम अपना ये कर्तव्य बड़ी अच्छी तरह से निभाओगी। हमें शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दोगी। अब अपने हाथों से सबको ये खीर सर्व करके सबसे नेग ले लो। लावण्या ने सभी को नाश्ते की टेबल पर नाश्ता सर्व किया। राम अवतार जी शालिनी जी से सकुचाते हुए बोले, बेटा हम लावण्या को वो हार देना चाहते हैं जो लावण्या की दादी सा का है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो आज की रस्म में हम वही हार लावण्या को दे दें। शालिनी जी बोली, बाबा साहब मासा की हर चीज पर आपका हक है। आप वो हार आशीर्वाद स्वरूप लावण्या को देना चाहते हैं तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। हम अभी आपको वो हार लाकर दे देते हैं। कहकर शालिनी जी वो हार लेने चली गई। मालिनी जी ने शगुन में लावण्या को कंगन दिए और सुधीर जी ने लावण्या को पेरिस की 2 टिकट दी और कहा, ये हमारी ओर से शगुन है, तुम दोनों अपने इस समय को एक साथ गुजारो और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझो। तभी वहां शालिनी जी आकर रामस्वरूप जी के हाथ में वो हार दे देती हैं। रामस्वरूप जी थोड़ा भावुक होकर लावण्या से बोले, बेटा ये हमारे दिल के बहुत करीब है। ये हमने हमारी पहली कमाई से तुम्हारी दादी सा के लिए बनवाया था और अब ये हार हम तुम्हें देकर तुम्हारी दादी सा का आशीर्वाद भी तुम्हें देते हैं। लावण्या रामस्वरूप जी के पैर छूकर उनसे वो हार ले लेती है। फिर वो शालिनी जी का हाथ पकड़कर उन्हें नाश्ते की टेबल पर बिठाकर उनके लिए नाश्ता लगाने लगी। अपनी नाश्ते की प्लेट लगाने के बाद शालिनी जी वो प्लेट लेकर उस बंद कमरे की ओर जाने लगी। उन्हें जाते देख उन्हें रोककर लावण्या बोली, माँ साहब आप हमारे साथ ही खा लीजिए, आप अपनी प्लेट लेकर कहाँ जा रही हैं। लावण्या की बात सुनकर शालिनी जी मुस्कुराकर बोली, हम अभी आ रहे हैं, पहले किसी खास को तुम्हारे हाथ का पहला बना भोजन तो दे दे। उनके नेक के बिना आज की तुम्हारी रस्म अधूरी रहेगी। हम अभी आए,
फिर उन्हें खिलाने के बाद हम तुम्हारे साथ यहीं पर ब्रेकफास्ट करेंगे। लावण्या के मन में उस बंद दरवाजे का रहस्य और गहराने लगा। वो सोचने लगी कि मोहिनी ने तो ये कमरा बंद होने का बोला था, मगर मासा उसी कमरे में खाना लेकर गई हैं। शालिनी जी उस बंद कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गई और कमरे में जाकर बोली, आज का ब्रेकफास्ट आपके लिए बहुत खास है दीदी। आज लावण्या ने पहली बार खीर बनाई है सबके लिए, लीजिए और जरा चक्कर बताइए कैसी बनी है। वो खुश होते हुए बोली, क्या लावण्या की पहली रसोई में उसने खीर बनाई है? तुम्हें पता है शालिनी, जब हम पहली बार इस घर में आए थे, हमने भी हमारी पहली रसोई में खीर बनाई थी। बाबासा और मासा को हमारे हाथ की खीर बहुत पसंद आई थी। शालिनी जी बोली, हमें पता है उन्हें आपके हाथ की खीर बहुत पसंद है। इतने बरस हो गए हमें भी बनाते बनाते, मगर बाबासा की जीभ पर अभी भी आपके हाथों की खीर का स्वाद है। इसीलिए आज हमने लावण्या की पहली रसोई में उससे खीर बनवाई है। जरा चक्कर बताइए ठीक बनी है या नहीं। उन्होंने बड़े स्वाद से लावण्या के हाथों की बनी खीर खाई और शालिनी जी से बोली, मयंक की दुल्हन के हाथों में बहुत स्वाद है, मुझे एक बार उससे मिलना है। उनकी बेसब्री देखकर शालिनी जी बोली, थोड़ा सा सब्र रखिए, जल्द ही आपको लावण्या से मिलवाऊंगी। फिर उन्होंने अपनी गले की चेन निकालकर शालिनी जी को दी और कहा, तुम ये चेन ले जाकर मेरी तरफ से लावण्या को दे देना। ये तोहफा मेरे दिल के बड़े करीब है। ये तोहफा मुझे मेरी पहली रात पर मयंक के पापा से मिला था। ये लावण्या को अपने हाथों से पहना देना तुम। ये कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कहानी में आगे क्या होगा ये बताने के लिए जल्द वापस आएंगे। दोस्तों मैं हूं आरजे मोनिका और लेकर आई हूं आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। शालिनी जी उस कमरे के बाहर आकर लावण्या को वो चेन देते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए आज का सबसे अच्छा शगुन है, दीदी ने तुम्हारे लिए दिया है। उनके हाथों से चेन लेकर लावण्या उनसे कुछ कहने ही वाली थी, मगर शालिनी जी ने उसके कुछ बोलने से पहले ही उससे कहा, मैं जानती हूँ लावण्या, तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, मगर सही वक्त आने पर। तुम्हें मेरी बात समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। अभी तुम अपने चेहरे से आश्चर्य वाला एक्सप्रेशन हटा दो और प्यारी सी स्माइल दो। तुम्हें रतनपुर जाना है, बड़े ठाकुर तुम्हें लेने आते ही होंगे। जल्दी से पहले ये नाश्ता खत्म करते हैं, फिर तुम मुझे बताओ कि खाने में क्या बनना है। जो तुम्हें पसंद होगा वही बनेगा। लावण्या ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, माँ साहब आप कुछ भी बनाइए, आपके हाथों में बहुत स्वाद है। मुझे आपके हाथों का ये हुनर जरूर सिखाइएगा। इस पर शालिनी जी हंसते हुए बोली, जरूर, जो तुम कहोगी वो सब तुम्हें सिखाऊंगी, मगर अभी जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। लावण्या कमरे में गई तो मयंक लावण्या को देखकर गुस्सा हो गया। मयंक के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर लावण्या ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या हुआ आपको, इस तरह नाराज क्यों बैठे हैं? मयंक गुस्से में बोला, तुम्हारा रतनपुर जाना जरूरी है क्या? अभी मासा और तुम्हारी बातें सुनी मैंने, तुम मना नहीं कर सकती थी कि तुम्हें रतनपुर नहीं जाना। लावण्या हंसते हुए बोली, ये सब तो रस्में होती हैं, और मैं भला क्यों रतनपुर जाने के लिए मना करूंगी? मयंक फिर गुस्से से बोला, तुम्हारा मन लग जाएगा रतनपुर में मेरे बिना? अभी हमारी शादी को एक ही दिन तो हुआ है और तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। लावण्या ने उसे मनाते हुए कहा, एक दिन के लिए ही तो जा रही हूँ, फिर आप तो मुझे लेने आ ही जाएंगे। और मयंक तो मानने को तैयार ही नहीं था। मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, तुम्हारा मन लग जाएगा ना मेरे बिना, तो वहीं रहना। उसे ऐसे बच्चों जैसे रोते देखकर लावण्या हंसते हुए बोली, मेरा मन तो लग जाएगा, मगर क्या आपका मन लग पाएगा? उसे हंसता देखकर मयंक और चिढ़ गया। मैं वैसे भी अभी बिजनेस के सिलसिले में लंदन जा रहा हूँ, तुम आराम से रतनपुर रहकर आना। लंदन का नाम सुनकर लावण्या उससे बोली, क्या आप अकेले लंदन जा रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि शादी के बाद आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम भी तो मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। फिर ठीक है, मैं मासा को बोल दूंगी कि जब आप लंदन से वापस आएंगे तब मुझे लेने आएंगे। अभी आप अकेले लंदन जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ ही रतनपुर चल रहा हूँ और वहां से तुम्हें लेकर वापस आ जाऊंगा। फिर हमें पहले पेरिस भी तो जाना है। मैंने पेरिस के टिकट प्रीपोन करा लिए हैं, हमें परसों ही पेरिस के लिए निकलना है। तो तुम आज रतनपुर जाकर कल सुबह वापस मेरे साथ आ जाओगी। फिर हमें जाने की तैयारी भी तो करनी है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग कर रखी है, देखना चाहोगी? ये बोलकर मयंक ने लावण्या को अपनी खरीदी हुई ड्रेसेस दिखाई। वेस्टर्न ड्रेसेस देखकर लावण्या बोली, वन पीस तक तो ठीक है, मगर ये सब हम नहीं पहन पाएंगे। आप खुद सोचो कैसे लगेंगे हम इन ड्रेसेस में,
ये कहकर लावण्य ने अपनी नजरें नीची कर ली। मयंक उसका चेहरा ऊपर उठाकर बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो लावण्या? मैंने तुम्हें इन ड्रेसेस में इमेजिन करके तुम्हारे लिए नहीं खरीदा है। और वैसे ये तो बताओ, हनीमून और वो भी पेरिस में, क्या तुम साड़ी पहनकर चलोगी? और ये कहकर वो हंसने लगा। आप चाहे हंसे या कुछ भी कहें, हम ये सब कुछ नहीं पहन सकते। अभी तो हमें रतनपुर जाने की तैयारी करनी है। बार बार उसकी ना सुनकर मयंक गुस्सा हो गया। हाँ, जाओ रतनपुर और मुझसे बात मत करना। ये कहकर वो गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने शालिनी जी से कहा, माँ, क्या जरूरी है कि लावण्या पग फेरे के लिए जाए? क्योंकि मैंने हमारी पेरिस की टिकट प्रीपोन करा ली है। शालिनी जी चौंकते हुए बोली, टिकट प्रीपोन करा ली मतलब? माँ साहब, फिर हमें पेरिस से आकर लंदन जाना है। स्वराज के साथ हमें डील साइन करनी है। मतलब क्या तुम लावण्या को अकेले छोड़कर लंदन जाओगे? हाँ माँ साहब, कुछ दिनों की बात है। और फिर लावण्या अकेले कहाँ होगी? आप सब होंगे ना उसके साथ। माँ साहब, वैसे भी ये सब बात की बातें हैं। अभी आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। लावण्या अगर रतनपुर नहीं जाए तो कैसा रहेगा? शालिनी जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, वो तो रस्म होती है। ऐसा कर सकते हैं कि आप उनके साथ जाकर उनको वापस अपने साथ ले आएं। तुम भी अपने जाने की तैयारी कर लो। अभी बड़े ठाकुर पहुंचते ही होंगे लावण्या को लेने। तभी कृष्णा आकर बोली, दादा साहब ने आपको बैठक में बुलाया है। भाभी के मायके वाले रतनपुर से आ गए हैं। शालिनी जी ने कृष्णा से कहा, जाओ जल्दी से सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर दो और लावण्या को खबर कर दो कि बड़े ठाकुर से आ गए हैं। और खुद मालिनी जी के साथ बैठक में सबके पास पहुंच गए। उन्हें देखकर बड़े ठाकुर ने उनका स्वागत किया। शालिनी जी उन्हें रोकते हुए बोली, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? इस पर बड़े ठाकुर उनसे बोले, हम तो लड़की वाले हैं, लड़के वालों के आगे हमें झुकना ही है। शालिनी जी ने उनसे कहा, ऐसा बोलकर आप तो हमें पराया कर रहे हैं। आप बाबा साहब के मित्र हैं और हमारे लिए बाबा साहब के बराबर। फिर राम अवतार जी भी शालिनी जी का साथ देते हुए बोले, सही तो कह रही है शालिनी बहू, तुमने रिश्तेदारी में अपनी बरसों की दोस्ती को भुला दिया। बड़े ठाकुर उन्हें मनाते हुए बोले, अरे यार, तुम तो ऐसे ही नाराज हो रहे हो। हम तो मजाक कर रहे थे। और बताओ, शादी में हमारी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई? तब राम अवतार जी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, शादी तो तुमने बड़े धूमधाम से की थी। सभी इंतजाम बहुत अच्छे थे, कोई कमी नहीं थी। तभी कृष्णा वहां सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई, जिसे देखकर बड़े ठाकुर बोले, अरे आप इतना सारा लेकर आ गए, हम नाश्ता नहीं कर पाएंगे। बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हम, और इसके लिए तुम हमें माफ कर देना। हम लावण्या बेटी को लेकर रतनपुर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर राम अवतार जी ने उनसे कहा, कौन से जमाने की बात कर रहे हो? तुम्हें तो नाश्ता भी करना है और खाना भी खाना है, समझे? हमें देखो, हम बहू के साथ बेटे को विदा कर रहे हैं। ये कहकर राम अवतार जी हंसने लगे। तभी बड़े ठाकुर उनसे बोले, कुछ दिनों के लिए लावण्या को रतनपुर रहने दो, बच्चे घूमने बाद में चले जाएंगे। इस पर राम अवतार जी बोले, अब हमारा तुम्हारा जमाना तो रहा नहीं, बच्चे अपने हिसाब से चलते हैं। बच्चों की टिकट हो चुकी है, तो तुम कल सुबह उन्हें वापस जयपुर रवाना कर देना। मोहिनी को लगा बड़े ठाकुर के साथ हिम्मत भी आया होगा। वो बैठक में हिम्मत से मिलने आई, मगर वहां बड़े ठाकुर अकेले थे। हिम्मत को ना देखकर मोहिनी बोली, दादा साहब, हम भी रतनपुर जाना चाहते हैं। हमें वहां बड़ा अच्छा लगा था। अब हम वापस लंदन चले जाएंगे तो वापस पता नहीं कब आना होगा। अगर आप आज्ञा दें तो हम भी चले जाएं। ये भी कोई पूछने की बात है? रतनपुर में भी हमारा ही घर है, तुम जा सकती हो। राम अवतार जी ने उसे इजाजत दे दी। शालिनी जी ने हैरान होते हुए मोहिनी से कहा, तू रतनपुर जाकर क्या करेगी? हम दोनों ने तो ठीक से बात भी नहीं की है। जब से आई है शादी की तैयारी में लगी है। फिर तुम्हारे भी लंदन जाने की टिकट हो जाएंगे। आज यहीं रुक जाओ, हम दोनों जी भर कर बातें करेंगे। तभी लावण्या बीच में बोली, माँ साहब, अगर उसका मन है तो उसे जाने दीजिए हमारे साथ। कल सुबह तो हम लोग वापस आ ही जाएंगे, ऐसा तुम लोगों को ठीक लगे। लावण्या, ये कुछ तोहफे और मिठाइयां हैं, तुम्हें अपने साथ रतनपुर ले जानी है। माँ साहब, इसकी क्या जरूरत थी? ठकुरानी सा को दिखा देना, वो सब समझ जाएंगे। ये बोलकर शालिनी जी अंदर चली गई। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगला एपिसोड लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए लावण्या की जिंदगी की कहानी। तो अब बढ़ते हैं इस कहानी में कुछ और आगे। रतनपुर में सभी लोग लावण्या के आने का इंतजार कर रहे थे। छोटे ठाकुर साहब ने हिम्मत को कहा, आज हम ना तो फैक्ट्री पर जाएंगे और ना ही खेतों पर।
तुम संभाल लेना। ठाकुरानी सा किचन में लावण्या की पसंद की खाने की चीजें बना रही थी। उनकी तैयारी देखकर रसाल बाई सा बोली, क्या बात है भाभी सा, बेटी के आने की बड़ी तैयारियां कर रही हो। आप तो इस तरह से पकवान बना रही हो जैसे लावण्या को जयपुर में कुछ खाने को ही ना मिला हो। ये कहकर वो खुद हंसने लगी। उनकी बातें सुनकर ठकुरानी सा भी हंसते हुए बोली, खाना तो उसे मिला होगा, मगर माँ के हाथों का नहीं। आज अपनी लावण्या को उसकी पसंद की चीजें अपने हाथों से खिलाऊंगी। वैसे भी केवल एक दिन के लिए ही आ रही है मेरी लाडो। एक दिन का सुनकर रसाल बाई सा चौंक गई। क्या, केवल एक दिन के लिए? ऐसा क्यों? इतना मोह हो गया उन्हें लावण्या से? क्यों नहीं भेज रहे? आजकल के बच्चे शादी के तुरंत बाद ही घूमने चले जाते हैं। जमाईसा और लावण्या भी पेरिस जा रहे हैं, परसों की टिकट है। ये बोलकर ठाकुरानी सा ने कजरी को आवाज देकर कहा, कजरी, जरा लावण्या का कमरा ठीक कर दे। बाबा सा का फोन आया था, जमाई सा भी उनके साथ ही आ रहे हैं। देख लेना जरा उनके कमरे में जमाई सा को कोई तकलीफ ना हो। और फिर गेस्ट रूम भी साफ कर देना, मोहिनी बाई सा भी उन्हीं के साथ आ रही हैं। कजरी मोहिनी का नाम सुनकर खुश हो गई। चलो, आज फिर हिम्मत भाई सा के चेहरे पर हंसी देखने को मिलेगी। वो जल्दी से दोनों कमरे ठीक करके ठकुरानी सा को बोली, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, अभी आधे घंटे में आई। उसे जाता देखकर ठकुरानी सा बोली, जब इसकी ज्यादा जरूरत हो तब इसे जरूर काम आ जाता है। अभी किचन का पूरा काम बाकी है और ये चलती। तब रसाल बाई सा ने उनसे कहा, आप क्यों फिक्र करती हैं भाभी सा, हम हैं ना आपकी मदद करने के लिए। बताइए क्या करना है, हम आपकी मदद करते हैं। वो लोग जयपुर से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में रतनपुर आने ही वाले हैं। किचन का तो लगभग सारा काम खत्म हो गया है। आप बस ये सब्जी जरा चक्कर बता दीजिए कि कहीं मसाले तो कम नहीं है, और ये सूजी का हलवा मीठा हुआ या नहीं, और ये मालपुआ भी देख लीजिए, चाशनी ठीक है या फिर नहीं। ठकुरानी सा की घबराहट देखकर रसाल बाई सा हंसते हुए बोली, बस करिए भाभी सा, आप तो नई बींदनी के जैसे रसोई में घबरा रहे हो। आपके हाथों में तो वैसे ही स्वाद है, सब कुछ अच्छा ही बना होगा। हम बैठक जरा व्यवस्थित कर देते हैं। कजरी दौड़ते हुए खेत पर हिम्मत के पास जाकर बोली, जल्दी घर चलो तुम। हिम्मत उसे हाँफता देखकर डर गया। क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों भागते हुए आ रही हो? कजरी ने उससे कहा, हुआ कुछ नहीं, मगर तुम मेरे साथ घर चलो। हिम्मत कजरी के साथ अपने घर गया। घर पहुंचने के बाद कजरी ने उसे बताया, जरा हाथ मुंह धोकर अच्छे से तैयार हो जाओ, मोहिनी सा आ रही हैं। इस पर हिम्मत उनसे बोला, ओफो, तुम तो ऐसे भागते हुए आई हो जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। तो लावण्या और मोहिनी ही रहे हैं ना, कोई मुझसे पहली बार थोड़ी ना मिलेंगे जो मैं सज धज कर तैयार हो जाऊं। मुझे कुछ नहीं पता भाई साहब, आप ये कुर्ता पजामा पहन लीजिए और तैयार हो जाइए, अच्छे लगते हैं आप इसमें। हिम्मत हंसते हुए बोला, मैं ना पहनने वाला ये कुर्ता पजामा, जैसा भी हूँ ठीक हूँ, समझी तुम? तुम्हारे मन की बात मैं समझ रहा हूँ, मगर जो तू सोच रही है वो मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है भाई साहब, क्या कमी है आप में? हिम्मत उदास होकर बोला, चांद आसमान में अच्छा लगता है कजरी। हम सिर्फ उसे या तो आसमान पर देख सकते हैं या परात में पानी लेकर उसकी परछाई को छू सकते हैं, मगर उसे पा नहीं सकते। जमीन और आसमान का मिलन संभव नहीं है। कजरी ने उसे समझाया, जब आसमान का चांद खुद धरती पर आना चाहता है तो आप क्यों उसे रोक रहे हैं? हिम्मत थोड़ा संजीदा होकर बोला, अभी चांद को पता नहीं है कि यह धरती उसके लायक नहीं है, तो चांद को धरती पर उतारने का ख्वाब छोड़ दे, वरना जब ख्वाब टूटता है तो उसकी आवाज नहीं होती, मगर उसकी टीस ताउम्र चुभती रहती है। मैं शाम को हवेली पर आता हूँ। ये कहकर हिम्मत वापस खेत पर चला गया। कजरी मन ही मन बोली, आप कैसे हो भाई साहब, जब खुशियां आपके दरवाजे पर खड़ी है और आप दरवाजा बंद करने को कह रहे हो, मगर मैं आपको ये दरवाजा बंद नहीं करने दूंगी। और हवेली आ गई। कजरी हवेली पहुंची ही थी कि बड़े ठाकुर, लावण्या, मयंक और मोहिनी की गाड़ियां भी हवेली पहुंच गई। ठाकुरानी सा ने आरती का थाल लेकर लावण्या और मयंक का स्वागत किया। लावण्या को साड़ी पहने सुहागन के रूप में तैयार देखकर ठाकुरानी सा की आंखें भर आईं। वो उन पर से नजर नहीं हटा पा रही थी। फिर उन्होंने उसकी नजर उतारकर उसे गले लगा लिया। तभी मयंक बोला, क्या मासा, सारा प्यार सिर्फ लावण्या के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं? ठाकुरानी सा ने उनकी भी नजर उतार कर उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों का हाथ पकड़कर घर में लेकर आई। कजरी ने ठाकुरानी सा की मदद कर सबको चाय नाश्ता कराया। चाय नाश्ते के बाद ठाकुरानी सा ने मोहिनी और मयंक से कहा, आप दोनों हाथ मुंह धोकर आराम कर लीजिए, सफर में थक गए होंगे। इस पर मोहिनी उनसे बोली, काकी साहब, मैं यहाँ आराम करने नहीं आई हूँ, मुझे आपका रतनपुर घूमना है और अपने एक दोस्त से भी मिलना है। ठाकुरानी सा हैरान हो गई।
आपका दोस्त यहाँ? मोहिनी हंसते हुए बोली, ये क्या आपके सामने खड़ी है? कजरी, मेरी अच्छी दोस्त। हम दोनों आपके खेतों का एक चक्कर लगा कर आते हैं। फिर मुझे वही नदी का किनारा भी देखना है जो भाभी सा को बहुत पसंद है। क्या हम लोग जाएं? मोहिनी की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। कजरी और मोहिनी दोनों खेत पर हिम्मत के पास पहुंच गए। खेतों पर हिम्मत के पास जाकर मोहिनी बोली, हम आपसे नाराज हैं। एक तो आपने हमें फोन नहीं किया, और हमने किया तो आपने मुझसे बात नहीं की। आप हमसे मिलने हवेली पर भी नहीं आए। क्या आपको पता नहीं था कि हम आ रहे हैं? हिम्मत बोला, हमें पता तो था कि आप आई हैं, मगर यहाँ खेतों पर काम बहुत सारा था, और फिर ठाकुर साहब भी नहीं थे, तो हमें फैक्ट्री पर भी काम था। कहिए, कैसी हैं आप? अचानक रतनपुर कैसे आना हुआ? मोहिनी ने उससे कहा, आपसे मिलने आए हैं। अगर आपको हमारे हालचाल की फिक्र होती तो आप हमसे फोन पर बात करते। जब कजरी छोटी होकर ये सब कुछ समझ सकती है, तो आप जानकर अनजान क्यों बन रहे हैं? हमें हमारी खुशियां दे दीजिए। हम हफ्ते भर बाद वापस लंदन चले जाएंगे। उसके पहले हम चाहते हैं कि आप हमारी दोस्ती को एक रिश्ते में बदल दें, ताकि हम लंदन में भी सुकून से रह सकें। उसकी बातें सुनकर हिम्मत गुस्से में उससे बोला, हम आपको पहले भी मना कर चुके हैं कि हमारी दोस्ती कभी किसी रिश्ते की मोहताज नहीं रहेगी। दोस्ती से आगे हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। अगर आप जिद करेंगी तो हम आपसे दोस्ती भी खत्म कर देंगे। ये खुशियां नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए रहने वाली चमक है, और आपकी जिद है। हमसे प्यार करके आपको सिर्फ दुख और तकलीफ ही नसीब होगी। आप अपनी नादानी में ऐसा कोई कदम ना उठाइए कि आपके परिवार के सामने बड़े ठाकुर के परिवार की नजरें नीची हो जाएं। उनके परिवार के हम पर बहुत एहसान है। हिम्मत की बात सुनकर मोहिनी बोली, तुम्हें हमारी फिक्र से ज्यादा ठाकुर सा की फिक्र है, तो अब हम तुम्हें ठाकुर सा से ही मांग लेंगे। चलो कजरी, यहाँ से तुम्हारे भाई साहब को समझाना टेढ़ी खीर है। काश इसमें भी कुछ तुम्हारे जितनी समझदारी होती। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। दोस्तों, मैं हूँ अजय मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए लावण्या की कहानी। तो अब बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में आगे। रतनपुर से लौटने के बाद रागिनी स्वराज के घर पर रुकी हुई थी। राजेश्वरी जी घर में वैसे भी अकेली रहती थी, इसलिए उनके वहां रहने से वो खुश थी। वो उसके साथ अपने मन की बातें शेयर करती थी, और उसे भी उनके साथ रहना अच्छा लग रहा था। वो राजेश्वरी जी के करीब आ चुकी थी। बात करते हुए रागिनी राजेश्वरी जी से बोली, आप इतने अच्छे हैं, मगर आपके साथ रहकर भी स्वराज इतना गलत कैसे हो गया? मैं भी उसकी बातों में आकर किसी का घर उजाड़ने वापस इंडिया आ गई। इस पर राजेश्वरी जी ने उससे कहा, मुझे सब पता है। मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर उसने तो जैसे जिद पकड़ ली है। शुक्र है तुम्हें ये बात समझ आई कि जो तुम लोग कर रहे थे वो गलत है। अब यहीं रुकना है या लंदन जाना है? रागिनी ने उन्हें बताया, स्वराज के पास मेरे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मुझे दे दे तो मैं अगले दिन की फ्लाइट से लंदन वापस चली जाऊं। मगर अभी उसने मुझे जाने से मना किया हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। राजेश्वरी जी रागिनी को समझाते हुए बोली, बेटा आप लोग नए जमाने के लोग हो, मगर अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, कभी भी उस काम को नहीं करना चाहिए जो करने से आपका मन मना करे। रागिनी उदास होकर बोली, अब तो मन मेरा भी नहीं है, मगर आप तो स्वराज को जानते हैं, उसकी जिद के आगे किसी की जरा भी नहीं चलती। मुझे भी उसने अपने खेल का मोहरा बना लिया है। बेटा, मगर जो कुछ भी हो, तुम स्वराज को कैसे भी उस लड़की से दूर करो। वो अब किसी की ब्याहता है। एक दोस्त से बेहतर उसे कोई नहीं समझा सकता। आपको क्या लगता है दादी जी, मैंने स्वराज को समझाने की कोशिश नहीं की, मगर वो मेरी बात मानता ही नहीं है। तभी स्वराज वहां आ गया और मजाक में राजेश्वरी जी से बोला, मेरी क्या बुराई हो रही है? मुझे जोर से हिचकियां आ रही थी। इस पर राजेश्वरी जी उससे बोली, तुम्हारी बुराई नहीं, तुम्हारी भलाई की बातें हो रही थी। फिर स्वराज रागिनी से बोला, अब तुम वापस मयंक के घर चली जाओ। कल वो रतनपुर से वापस आ जाएगा, उसके बाद उसे पेरिस घूमने जाना है। कैसे भी उसका पेरिस का प्रोग्राम कैंसिल कराओ। अगर उनका पेरिस का प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ तो तुम जानती हो ना कि मैं क्या करूंगा। रागिनी डरती हुई बोली, मैं मयंक के घर चली जाऊंगी, मगर उसका प्रोग्राम कैसे कैंसिल करूंगी? स्वराज गुस्से में बोला, कैसी हो तुम? क्या तुम्हें इतना भी दिमाग नहीं है? चाहे जो करना पड़े, मगर मयंक को पेरिस नहीं जाना चाहिए। मैं उसे लंदन वाली डील में उलझा रहा हूँ,
और तुम लावण्या को मयंक से दूर कर दो। मुझे हर हाल में लावण्या को पाना है। तभी राजेश्वरी जी ने बीच में कहा, बेटा ये जिद छोड़ दे। एक पंडित जी ने तेरे लिए कुछ बायोडेटा और फोटोज भेजे हैं, जरा देख तो सही, कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं। तो लावण्या को भूल जाएगा। स्वराज हंसते हुए बोला, लावण्या को भूल जाऊंगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? वो मेरी जिंदगी है। कोई अपनी जिंदगी को भूलता है क्या? एक बार मयंक को लंदन तो जाने दीजिए, उसे वहां ऐसा उलझाऊंगा कि दोबारा इंडिया आने में उसे सालों लग जाएंगे, और इस बीच लावण्या को मैं अपना बना लूंगा। कहकर स्वराज जोरों से हंसने लगा। उसकी हंसी को देखकर रागिनी डर गई और बोली, मैं अभी मयंक के घर जाने की तैयारी करती हूँ। राजेश्वरी जी रागिनी से बोली, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्वराज को बोलने दो जो बोलना है, क्योंकि तुम पाप की भागीदार नहीं बनोगी। दो प्यार करने वालों को अलग करना बहुत बड़ा गुनाह होता है। तभी स्वराज गुस्से में राजेश्वरी जी से बोला, मैं भी तो लावण्या से प्यार करता हूँ, और आप लावण्या को मुझसे दूर करके गुनाह नहीं कर रही। और फिर रागिनी से बोला, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारा कुछ जरूरी सामान मेरे पास है। अगर वो तुम्हें चाहिए तो जैसा कहता हूँ वैसा करती जाओ। उसकी बात सुनकर रागिनी घबराते हुए अपना सामान लेने अपने कमरे में चली गई। उनके पीछे पीछे राजेश्वरी जी भी रागिनी के पास पहुंच गई और उससे बोली, इन बूढ़ी आंखों ने दुनिया देखी, और इतना तो तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि कोई खास चीज स्वराज के पास है। क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि उसके पास तुम्हारा क्या है? शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। रागिनी उनसे नजरें चुराती हुई बोली, नहीं, ऐसी कोई खास चीज नहीं है, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स भरे हैं। राजेश्वरी जी ने उससे कहा, अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट हैं तो मेरी नजरों में नजर डालकर बोलो, तुम मेरी बेटी के जैसी हो, मुझसे बात मत छुपाओ। रागिनी चुपचाप उनसे नजर चुराकर पलंग पर बैठ गई। राजेश्वरी जी ने उसके सर पर हाथ रखकर उससे पूछा, मैं तुम्हारी भी दादी के ही जैसी हूँ। अगर तुम मुझे अपना मानती हो तो मुझे बताओ आखिर बात क्या है? रागिनी ने राजेश्वरी जी को कैसे स्वराज ने बैचलर पार्टी में उसे नशा कराया और फिर उसके नशे का फायदा उठाया और उसकी कुछ फोटो खींचकर अपने पास रख ली, ये पूरी सच्चाई बता दी। राजेश्वरी जी सारी बातें सुनकर हैरान हो गई। वो घबराकर पलंग पर बैठते हुए खुद से बोली, हे भगवान, मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो स्वराज इस हद तक गिर गया। मैंने तो कभी उसे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। ये सब कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। रागिनी भी इमोशनल हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, दादी, मैं जानती हूँ आपने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, मगर वो अपने आपे में नहीं है। बचपन से उसने जिस चीज को चाहा है वो उसे मिली है। लावण्या उसकी चाहत नहीं मगर जिद बन चुकी है। वो लावण्या को पाने के लिए इतना नीचे गिर चुका है। तभी राजेश्वरी जी उसका हाथ पकड़कर बोली, रागिनी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर रहूंगी। दादी, सब कुछ इतना आसान नहीं है। आप स्वराज के गुस्से को तो जानती हैं, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अभी उसकी बात मानने में ही मेरी भलाई है। कहीं वो मेरे फोटो वायरल ना कर दे। मैं उससे फोटो लेकर हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर लंदन शिफ्ट हो जाऊंगी। ये कहकर रागिनी अपना सामान पैक करने लगी। राजेश्वरी जी ने उससे फिर कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। मैं अभी स्वराज से बात करती हूँ। ये कहकर वो स्वराज के कमरे में जाने ही वाली थी कि रागिनी ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप मत करिए अभी स्वराज से इस बारे में बात। स्वराज गुस्से में कहीं आपका बुरा ना कर दे। तुम क्यों डरती हो? वो कितना ही गुस्सा हो, ये बात जरूर मानता है। राजेश्वरी जी स्वराज के कमरे में जाकर उससे बोली, ये सब क्या है स्वराज? तुम इस हद तक गिर गए हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या तुम्हें अब भगवान का कोई डर नहीं रहा? किसी लड़की की जिंदगी तबाह करने के बाद अब दूसरी लड़की की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने का सोच रहे हैं? उनकी बात सुनकर स्वराज हंसते हुए बोला, ओह, तो रागिनी ने आपको सब कुछ सच बता दिया। उसे हंसते देखकर राजेश्वरी जी को बड़ा गुस्सा आया। अब मैं तुम्हें और गलत नहीं करने दूंगी। कल ही पंडित जी को बुलाकर तुम्हारी और रागिनी की शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। इस पर स्वराज लगभग चिल्लाता हुआ उनसे बोला, शादी, और वो भी रागिनी से? आपका दिमाग खराब है? मेरा दिमाग तो खराब नहीं है, अगर तुम्हारे खराब दिमाग को ठिकाने लगाना
मुझे आता है। उनकी बात सुनकर उसने गुस्से में उन्हें सेंटर टेबल पर धक्का दे दिया। टेबल पर गिरने के कारण सेंटर टेबल का कांच उनके सर में लग गया। उनके सिर से बहते खून को देखकर स्वराज घबरा गया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड लेकर हाजिर होती हूँ।